प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी में मन लगाकर जुटे होंगे। स्वर संधि हमने ख़त्म कर दिया है। संधि का प्रकरण है व्यंजन संधि। आज व्यंजन संधि बहुत मज़ेदार टॉपिक है। व्यंजन संधि आप चुटकियों में समझ जाएंगे। दो वर्ण मिलकर के किसी अन्य वर्ण का रूप लेता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पदों के बीच जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। ये थोड़ा सा नाम ले लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। देवव्रत पांडे जी प्रणाम सर। दीप्ति मिश्रा गुड इवनिंग सर। सभी को प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको शुभ संध्या। शिवम सरोज गुड इवनिंग सर। अनिल मौर्य गुड इवनिंग सर। रागिनी पांडे जी सर, सभी को शुभ संध्या। सभी लोग जितने भी उपस्थित हैं सभी की उपस्थित को प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। सभी लोग बस मन से पढ़ाई कीजिए। बस यही चाह रहे हैं कि परीक्षा को देखते हुए मन से बस लग जाइए, कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यदि दिक्कत होती है तो हम हैं, उसके लिए आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। मैं अक्सर बात किया करता था, जैसे किसी सूत्र में हम बात करते हैं, जैसे लिख दिया जाता था, जैसे हमने लिखा मान लीजिए आची। आची की बात करते थे तो हमने कहा कि यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन का है। यदि मान लीजिए कहीं पर आ गया झलाम, इसको कह दिया कि यह षष्ठी विभक्ति का है, तो अच्छा ये सब चीजें जब कह देते थे तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें होती थी कि अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, संधि पढ़ा रहे हैं कि विभक्तियां समझा रहे हैं। लेकिन इनका कुछ ना कुछ मतलब था। ये सप्तमी एक वचन का मतलब में पै पर होता है, जैसे कारक चिन्ह आप जानते हैं। ये झलाम मतलब काकी के रारी रे, षष्ठी संबंध काकी के रारी रे होता है, तो ये का उच्चारण करता है, ऐसा इसका चिन्ह बताता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। कमलेश गौतम प्रणाम सर जी। सभी लोग उपस्थित हो जाइए। अरविंद जी आजमगढ़ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति को। सब लोग बस लाइव हो जाइए और पढ़िए। सभी को शेयर भी कर दीजिए। मेरा विशेष निवेदन आपके प्रति है, आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा लीजिए, सब लोगों को बताइए कि 5 बज गए हैं और कक्षा लाइव चल रही है, ठीक ना। तो ये चीज समझाने के लिए थोड़ा सा मैं 10 मिनट का समय लेना चाहता हूं। एक रूप के माध्यम से आपको सारी विभक्तियां बताता हूं, फिर इसके बाद व्यंजन संधि का तो प्रकरण चल ही रहा है, व्यंजन संधि। और रूप जाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में शब्द रूप, धातु रूप भी पूछा जाएगा। तो एक रूप को लेकर उसकी थोड़ी सी अच्छाइयां क्या है और उसमें क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है और कहां कहां पर क्या आपको समझना है, बिल्कुल मोटे मोटे तरह से आप जान जाएंगे। 75% यहीं पर आज आपको रूप याद करवा दूंगा, शब्द रूप। बस 10 मिनट का यदि आप समय देते हैं तो आपसे बिल्कुल इजाजत ले रहा हूं, यदि 10 मिनट का समय दें। व्यंजन संधि से थोड़ा सा इतर है। इतर का मतलब ये थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, विषय चल रहा है संधि का, लेकिन हम यहां पर रूप की बात करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यदि आप समय देंगे तो बिल्कुल हम यहां पर थोड़ा सा विभक्तियों के विषय में चर्चा करने के लिए शब्द रूप को रखेंगे। थोड़ा सा 10 मिनट का समय लेंगे। सभी लोग बताइए सर, आज सीडीपी की क्लास नहीं हुई, साइकोलॉजी की क्लास चली थी या नहीं? जी बिल्कुल, आप देखेंगे तो देखिए सभी लोग 3 बजे से लाइव हो जाया करिए, तो सब कुछ आपको पता चलेगा, ठीक ना। हम संस्कृत देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए रूप के माध्यम से थोड़ा सा समझाना था हमको, वो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आप। हम रूप का जो शब्द रूप है वो है सरित। सरित माने क्या होता है? सरित का अर्थ होता है नदी। इसको थोड़ा सा विषयांतर न लेते हुए चाहे वहीं पे लिख लीजिए या कॉपी के पीछे लिख लीजिए या रफ में लिख लीजिए, लेकिन आज ये बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपको व्यंजन संधि को पढ़ाने के लिए मैं सोच रहा हूं। तो आपके हित में है। रूप, शब्द रूप, धातु रूप भी आपके प्रकरण का है, आपके यूपी टेट परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहता है रूप वाला। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। सभी लोग अच्छे से नोट करते जाइए, फिर मैं बताता हूं। जैसे ये सरित हो गया, एक वचन में सरित बनेगा।
सभी लोग नोट करेंगे भैया, कोई भी ऐसा ना हो कि नोट नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। सभी लोग नोट कर लीजिए। ऐसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? ये एक वचन का है, ये दो वचन का, और ये बहुवचन का है। ठीक ना, इतना समझ में आ रहा है? सभी लोग बस इसी तरह लिख लीजिए। रूप आपने देखा होगा, आज से पहले भी कई बार देखे होंगे। तो ये बीच वाला जो द्विवचनांत होता है और ये बहुवचनांत होता है, और ये एक वचन के होते हैं जितने भी होते हैं पद, है ना? इतना आप सब लोग यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख लीजिए। यहाँ पर एक प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक आप लिख लीजिए। संबोधन भी लिख लीजिएगा। ठीक ना, सभी लोग लिख लीजिए। देखिए सब लोग ये पहले से जानते हैं, बस थोड़ा सा कुछ लोगों को याद नहीं होता या रूप देखकर डर जाते हैं, इस वजह से केवल ये बात कर रहे हैं हम। दस मिनट का समय लगेगा बस। यदि आज आपने मन से देख लिया है, यदि मन से आज आपने समझ लिया है, तो बता दूं आजीवन आपको कभी रूप भूलेगा भी नहीं। और बता दूं आज की क्लास में आप 75% रूप याद करके जाएंगे, ये गारंटी है, दावा है मेरा। आज के पहले आपने इतना मन से कभी रूप नहीं पढ़े होंगे। डिस्प्ले कलर चेंज कर दीजिए सर, कलर बदल दीजिए। अब समझ में आ रहा है? अब दिखाई दे रहा होगा ना? इतना सभी लोग नोट कर लीजिए। यहां पर देखिए, यहां पे प्रथमा कर दीजिए, यहां पर द्वितीया कर दीजिए, यहां पर तृतीया कर दीजिए, यहां पर चतुर्थी कर दीजिए, और यहां पर पंचमी कर दीजिए, यहां पर षष्ठी कर दीजिए, और यहां पर सप्तमी कर दीजिए। संबोधन में यही वाले रूप बन जाते, हे लग जाता है, हे सरिता, हे सरित, हे सरितो, हे सरिता हो जाएगा वो संबोधन का। ठीक ना, संबोधन और प्रथमा में एक तरह से चलता है। पेन का सर चेंज कर लीजिए। अच्छा, पेन वाला भी गड़बड़ है क्या? तब तो फिर से लिखना पड़ जाएगा भैया। समझ में आ रहा होगा? थोड़ी देख लीजिएगा, किताब भी देख लीजिएगा। अभी जो चीज समझाना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक ना? और फिर थोड़ा सा बाद में आप जो है किताब में भी देखेंगे, समझ में आ जाएगा। इसको फिर से यदि नोट करेंगे तो फिर आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत देर लग जाएगी। या तो कहिए चलिए चेंज कर देते हैं।
ये सरित शब्द है, ठीक ना। समझ में आ रहा है अब। ये सरितम है, द्वितीया का एक वचन में सरितम बनता है, द्वितीया का द्विवचन में क्या बनता है, सरितो बनता है, ठीक ना। जो ऊपर वाला रूप है वो यहां पर भी बनता है। देखिए संधि पढ़ाना था, क्या पढ़ाने लगे, लेकिन फिर भी समय ज्यादा हो रहा। हम 10 मिनट को सोचे थे आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा तो भी ये भी प्रयास हमारा सार्थक रहेगा। समय जो भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये सरिता है, ठीक ना, दीर्घ आकार यहां पर लगा हुआ। और ये क्या है, सरिते। बहुत समय लग गया। ये यहां पर सरिती है सप्तमी के एक वचन में, और यहां पर सरितोह बनता है। आज यदि आपने मन से देख लिया है रूप तो ये कभी आप भूलेंगे नहीं। समझ में आया ना। सरित भ्याम, यहां पर भी ये तीनों सरित भ्याम है, ठीक ना। ऐसा समझ लीजिएगा, कोई जाइएगा नहीं, बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है। सरित, सरितो, सरिता, अब समझ में आ रहा है सभी को। सही है सर, अब जी बिल्कुल। सरित, सरितो, सरिता, सरितम, सरितो, सरिता, सरिता, सरित भ्याम, सरित भी, ठीक ना। ये सरित भी है और यहां पर सरित भ्या है। केवल समझाना इतना था कि देख लीजिए कहां कहां पर आपको ध्यान देना है, वो चीज आपसे बतानी थी। देखिए यहां पर जो है इन दोनों का क्या है, रूप एक है। आपको भी यहां पर कई ऐसे पूरा रूप ऐसा ही नहीं चलता 100% सभी रूपों पर ये लागू हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, तो यहां पर नकार मिल जाएगा, लेकिन यहां पर दोनों एक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, जहां जहां पर चेंज होगा वो ध्यान देना है। लेकिन यहां पर देख लीजिए एक चीज मिल रहा है, यहां पर भी दोनों एक चीज है। और कहां पर आपको ध्यान देना है, ये वाला ध्यान देना है, ये बड़ा बड़ा जो सरित भ्याम और सरित भ्याम, ये आपको हर जगह जो है यही चीज मिलेगा। सरित भ्याम, सरित भ्याम, हर जगह रूप किसी चीज का होगा तो ये जो है भ्याम भ्याम लगेगा उसके साथ मूल प्रातिपदिक में, ठीक ना। इतनी बात कहनी थी। सरित भ्याम, सरित भ्याम, सरित भ्याम। और ये क्या है, यहां पर देख लीजिए ये पंचमी और षष्ठी में भी एक ही रूप चलता है ना। और यहां पर देख लीजिए षष्ठी और सप्तमी में भी एक तरह से, जैसे हम कॉलम बनाते जाते वैसे आप भी राउंड कर लीजिएगा कि कहां कहां पर आपको ध्यान देना कि ये हमेशा एक ही तरह बनते हैं। यहां पर नकार बन जाता है कभी कभी, ये चीज आपको ध्यान देना है। अभी उसकी कहानी हम बताते हैं। यहां पर देख लीजिए सरित भ्या, ये हर जगह आपको प्रत्येक रूप में भ्या भ्या मिल जाएगा, ठीक ना। ये कहां का है देख लीजिए, ये चतुर्थी और पंचमी में भ्या भ्या मिलता है बहुवचन में।
इस तरह से आप देखेंगे चतुर्थी का बहुवचन और पंचमी के बहुवचन में भ्या भ्या मिलेगा, ठीक ना। और तृतीया चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में भ्याम भ्याम रहता है, ये बड़ा वाला। इतना यदि आप करना सीख गए तो समझ लीजिए कि दिक्कत खत्म हो गई, इतना समझ लीजिए। और देख लीजिए इसमें से क्या है, ये इकारांश सरित भी जो है ये ह्रस्व इकार और विसर्ग के साथ रहेगा तो तृतीया का बहुवचन रहेगा। कहीं कहीं पर ऐ की मात्रा लगी होती है और विसर्ग रहता है, लेकिन ज्यादातर देख लीजिएगा हर जगह रूप में आपको यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है, ठीक ना। और ये सरिता में देख लीजिए यहां सरित्सु है, यहां पर कभी मूर्धन्य होता है, कहीं पे दंत होता है। आज तो व्यंजन संधि पढ़ाना था, लेकिन ये चीजें आपको बताने के लिए मोटा मोटा कि आप यहां पर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए झलाम कह दिया तो झलाम कहां का है, ये षष्ठी का बहुवचन का है ना। सरिताम यहां पर है तो आम राम शाम क्या होता है, षष्ठी के बहुवचन में होता है। ये चीज केवल बताना था। इकार जैसे आची हमने बताया था, देख लीजिए सरिति आची है ना, ह्रस्व इकार लगा हुआ है। ये चीजें जो है ये सप्तमी का एक वचन में है, ये षष्ठी और पंचमी का जो है वह एक वचन में विसर्ग के साथ बनता है। एक कहानी आपको थोड़ा सा बताते हैं, देख लीजिएगा। देखिए ये सरित शब्द मूल प्रातिपदिक सरित है तो सरित इसी तरह बना है, ठीक ना। और सरितम में जैसे बालका बालको बालका तो बालकम द्वितीय में मकार लगी जाता है, आप इतना जानते हैं। बालकम करेंगे तो वहां पे सरितम कर दीजिएगा, इतना समझ गए। लेकिन तृतीय में जो बड़ा आकार है ये कहीं कहीं पे आपको मिलेगा, जैसे बालकाय हो जाता है ना, तो यहां पर तो बड़ा आ है, बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है। तो इसको क्या करेंगे, इसको कर दीजिए ए और इसको कर दीजिए के। ए के समझ गए, ए से इसमें आ लगा हुआ है और के से इसकी ए की मात्रा इसमें सरित शब्द में लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, सरिते हो गया, है ना। और ये पंचमी षष्ठी को क्या करेंगे, इसको यदि आपने मान लिया तो एक 56 यदि करेंगे, एक 56 हो जाएगा। एक 56 आपने रिवॉल्वर या कुछ उस तरह का नाम सुना है जो गन वन होता है, तो AK 56 वो वाला समझ लीजिए, समझ गए। AK 56 का नाम सुना आपने, AK 56 जो गोली वोली चलती है जिससे, है ना। तो AK का मतलब तृतीया में ए लगाएंगे तो सरिता हो जाएगा, के का यहां सरिते हो जाएगा, इकार हो जाएगा। ऐसे रूपों को आप ढूंढ कर भी लिखिएगा कि यहां पर ये सेम चलता है, ठीक ना। ये आपका काम है, अभी से रूप भी याद करना पड़ेगा आपको। 2-3 रूप आपसे पूछेगा ही परीक्षा में, रूप बहुत इंपॉर्टेंट, धातु रूप शब्द रूप आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूं कि इन तरह के रूप आपको दिक्कत नहीं करेंगे। और बहुत सारी चीजें कंपलसरी हैं, जैसे ये वाली कंपलसरी है, हर जगह आपको ये मिल ही जाएगा। ये कंपलसरी है, हर जगह आपको मिल ही जाएगा। आम राम शाम ये षष्ठी बहुवचन में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ना। तो इस तरह की चीजें, कई चीजें हैं कंपलसरी आपको मिलेगा, जैसे गुरु गुरु गुर्रो गुर्रो इस तरह बनता है, हाँ। तो ये इस तरह कई जगह ये चीजें मैच करेंगी। तो AK 56 आपने समझ लिया, AK 56 मतलब जो फायरिंग वो करने वाला। AK 56 मतलब एक आ यहां ले लिए और के एकार यहां पर लगा दे तो सरिते हो गया। और ये पंचमी षष्ठी का है तो 56 हो गया। तो AK 56 से यदि आप यहां पर डबल फायरिंग करेंगे तो ये सरिता वाला यहां पर डबल फायरिंग और यहां पर डबल फायरिंग, तो इसमें दोनों में विसर्ग लग गया, है ना। यहां पर दोनों पे विसर्ग लग गया, डबल डबल फायरिंग चल गई AK 56 की, है ना। लेकिन कहां कहां पर ना होता है, यदि ना हो रहा है यहां पर तो समझ लीजिए कि वो कनपटिया फायर हो गया, मतलब कान के पास यदि लगा दिया नली तब वो क्या हो गया, नकार वहां आ जाता है। तो ये कहीं कहीं पर ऐसा होता है, कहीं कहीं आदमी झूठे फायरिंग करते हैं ना, छुच्छे फायरिंग वाला, है ना, आपने सुना होगा। तो यहां पर कभी कभी वो कान पे लगा के लोग मारते हैं, तो ये कभी कभी यहां पर नकार आ जाए, जैसे बालकान हो जाता है। तो यहां पर ना को भी याद रखना है, नहीं तो ज्यादातर आपको विसर्ग रखना है। तो जब आप रूप को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये भी वाला आप देख ही रहे हैं। और ये सरिता आप देख लिए कि पंचमी षष्ठी में सरिता सरिता बनता है। और ये इकार वाला इसको समझ लीजिए और देख लीजिए, ये वाला विसर्ग वाला पंचमी षष्ठी का यहां का ट्रांसफर और प्रमोशन कर दीजिए। पंचमी का षष्ठी पे कर दीजिए, षष्ठी द्विवचन, और षष्ठी एक वचन का सप्तमी द्विवचन में कर दीजिए। ट्रांसफर और प्रमोशन कर दीजिए। ट्रांसफर का मतलब होता है सीधे सीधे, यदि आप सहायक अध्यापक बनेंगे, किसी दूसरे विद्यालय में आपका ट्रांसफर होगा तो उसे ट्रांसफर करेंगे। मतलब आप सहायक अध्यापक थे
और वहां जाएंगे तो सहायक अध्यापक बने रहेंगे। लेकिन यदि आपका यहां से ट्रांसफर होता है, वहां पे प्रवक्ता हो जाते हैं या हेडमास्टर के रूप में आपका सिलेक्शन करवाते हैं, ट्रांसफर के साथ साथ प्रमोशन हो जाता है, तो यहां पर ट्रांसफर और प्रमोशन विसर्ग तो था लेकिन ओ की मात्रा भी लग गई, तो ये पंचमी और षष्ठी द्विवचन में ट्रांसफर और प्रमोशन की स्थिति भी आ गई। ये भी चीज आपको मिलेगा कहीं कहीं पर क्या 75% आपको मिलेगा, कहीं कहीं पर नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप जाने रहिएगा, ये वाला कंपलसरी है, हमने बताया, इसको आप याद रखिएगा। ये चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में भ्या भ्या बनता है, ठीक ना। जब इस तरह आप कॉलम करेंगे और देख लीजिएगा कि पंचमी और चतुर्थी और पंचमी में बहुवचन में भ्या भ्या बनता है ना, और यहां इकार बनता है। तो यदि आपसे पूछ लेगा किसी भी जगह पे सरिति कहां का है, तो कोई ऐसा रूप में जो है इकार, ह्रस्व इकार के साथ सप्तमी एक वचन में और बनवे नहीं करेगा। जहां पर बनेगा वहां पर सप्तमी एक वचन में बनेगा और पूरे रूप में कहीं पर बनेगा ही नहीं। भ्याम भ्याम यदि पूछ लिया कोई भी बालकाभ्याम है ना, रामाभ्याम, तो आप जान जाएंगे कि ये तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन का है। यदि पूछ लिया बालकेभ्या, तो आप कहां करेंगे, चतुर्थी पंचमी बहुवचन करेंगे। आम राम साम षष्ठी बहुवचन में होता ही है, आप इतना जानते ही हैं, है ना। और ये सु वाला, तो इसके लिए भी एक कहानी और थोड़ा सा यहां पर कर देते हैं। जैसे इसको मान लीजिए, लिख दीजिए हरि, क्या लिखेंगे, हरि। इसे हरि कर दीजिए। ऐसे जब राउंड करेंगे और ऐसे और फिर ऐसे कर दीजिए, मतलब हरि यहां पर कर दीजिए का नाम, हरि का नाम, ये नाम राम नाम से यहां पर हरि का नाम। और फिर आपने एक हीरोइन का नाम सुना होगा जो बहुत विख्यात हीरोइन थी फिल्मों में नायिका के रूप में, बिपाशा बसु। तो हरि का नाम, यहां पर हरि का नाम कर दीजिए और यहां पर बिपाशा बसु कर दीजिए, बिपाशा बसु। तो हरि का नाम, हरि का मतलब जो इकार हो तो वो सप्तमी एक वचन में, और नाम राम साम ये षष्ठी का बहुवचन, और बिपाशा बसु सप्तमी का बहुवचन। इतनी सी बात बतानी थी। लेकिन यदि देखिए ओ का मतलब ये यहां पर षष्ठी का बहुवचन, ये षष्ठी और सप्तमी का जो है द्विवचन में ओ आता है, समझ में आ गया। यदि ओ रहेगा, जैसे स्तो अभी आएगा सूत्र में, केवल स्तो यदि अभी आएगा तो आप समझ लीजिए वो कहां का है, स्तो यही का होगा। विसर्ग के साथ ओकार लगा हुआ है तो वो षष्ठी और सप्तमी द्विवचन का ही होगा। इतनी बात आपको बताना था, ठीक ना। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर समय मिलेगा तो अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। अभी जल्दबाजी में समझा दिए हैं, जितना आपको कॉलम बनवाए हैं उतना आप बना लीजिए। ये वाला कॉलम, ये 3 वाला कॉलम जो बड़ा बड़ा है, इधर भ्याम भ्याम, इधर ये और इधर ये, इतना आप बना लीजिए। और हरि का नाम बिपाशा बसु, हरि यहां पर लिख लीजिए सप्तमी एक वचन में, और का नाम यहां पर कर दीजिए, और ये बिपाशा बसु, हरि का नाम बिपाशा बसु, ठीक ना। इतना कर लीजिए। सर पेन नहीं दिख रहा है जानवी जी, चलिए ठीक है, जो भी समझ में आया हो आप देख लीजिए। ये तो डार्क कर दिए, अब क्या नहीं समझ में आएगा भैया, समझ लीजिए अच्छी तरह से। और फिर आगे इसका प्रकरण बताएंगे। यदि मैंने कहा स्तो यदि आएगा तो स्तो आप जान जाएंगे कि यहां पर ट्रांसफर प्रमोशन वाला है ना। पंचमी वो षष्ठी और सप्तमी द्विवचन का, ये चीज अभी आपको बताना है मुझको, ठीक ना। तो आप समझे रहिएगा, ये पूरा लिख लीजिएगा, नहीं घर पर जाइएगा तो फिर नोट कर लीजिएगा। फिर आने वाले समय में किसी दिन बढ़िया से इसको रूप हम अच्छे से बता देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। व्यंजन संधि, आज जो प्रकरण है वो व्यंजन संधि का प्रकरण है, समझ रहे हैं। अमित पांडे भाई, हम अकबरपुर से हैं भैया, हालचाल ले लीजिए खूब, लेकिन पढ़ाई पर जरूर ध्यान दीजिए। हमारा विशेष निवेदन है आप सभी से, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। व्यंजन संधि को हम क्या कहते हैं, हल संधि भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, हल संधि। हल मतलब व्यंजन, हल संधि जानते हैं, हमने आपको बताया। जो लोग इतना नहीं जानते हैं वो अभी जान लें, समय है, नहीं तो फिर
समय नहीं बचेगा। हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन होता है, इतना जानते हैं। और अच का मतलब क्या होता है? अच का मतलब स्वर होता है। जो नहीं जानते हैं ये चीज जान लें। हल यदि कहे तो व्यंजन होता है और अच कहे तो स्वर होता है। इतना समझ रहे हैं? इतना समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और समझ भी लीजिए क्योंकि अब समय ज्यादा है नहीं। व्यंजन संधि में हमने बताया था कि जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो वहां जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो वहां जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन मतलब परिवर्तन क्या होगा? यदि स्वर आएगा, कोई मान लीजिए का आए और का के बाद यदि नहीं, वाग्धन ईशा कर दीजिए। यहां पर कहता है कि व्यंजन के बाद, व्यंजन ये पहला पद व्यंजन है और इसके बाद कहता है स्वर या व्यंजन वर्ण आए। तो यहां पर क्या दिख रहा है? स्वर दिख रहा है। तो व्यंजन के बाद स्वर आए या तो व्यंजन आए तो क्या हो जाएगा? जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन ही होगा ना, व्यंजन ही आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वागीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वागीसा। का को गा हो जाएगा, मतलब व्यंजन ही होगा। यदि जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो वहां पर व्यंजन ही होता है। या तो इस तरह परिवर्तन, ये थोड़ा सा बड़ा मत लिखिए, ऐसा कर दीजिए, वहां पर व्यंजन ही होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन मतलब स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन आए, मतलब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आएगा तो व्यंजन ही होगा, तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? यहां पर का है, ये व्यंजन वर्ण है और इधर क्या है? ई है। तो स्वर और व्यंजन का मिलने से क्या हुआ? व्यंजन ही वर्ण आया है, इसको व्यंजन संधि कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये चीज हमने संधि शुरू होते हुए बताए थे, इस चीज को पहले ही हम बात कर लिए थे, इसमें ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अल कहें तो स्वर और व्यंजन दोनों। जी रागिनी पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। अल कहें तो स्वर और व्यंजन दोनों, बिल्कुल बहुत बढ़िया समझा रही हैं और समझ में भी आ रहा है आपको। स्वर प्लस व्यंजन, ठीक ना? अल कहेंगे तो स्वर और व्यंजन दोनों हो जाएगा, ये चीज जानते हैं। और अच कहेंगे तो केवल स्वर और हल कहेंगे तो व्यंजन, ठीक ना? आगे चलें। संधि है इष्टुत्व संधि। व्यंजन संधि में इष्टुत्व संधि है। आपने व्यंजन जान लिया, व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आएगा तो व्यंजन ही होगा, ये बहुत साधारण सी बात है। व्यंजन वर्ण पहले में मतलब मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है कि पहले पद में व्यंजन ही रहेगा, उसके बाद स्वर हो या व्यंजन हो वहां पर कोई
निमित्त नहीं है, वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर स्वर है कि व्यंजन है, ऐसी कोई बात नहीं कि व्यंजन ही हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पूर्व पद में व्यंजन होना चाहिए, यह बिल्कुल निर्धारित है। तो व्यंजन संधि वहां पर होती है। इष्टुत्व संधि क्या है? इष्टुत्व संधि का सूत्र देख लीजिए, इस्तो इश्चुनाश्चु, ठीक, इस्तो इश्चुनाश्चु इष्टुत्व संधि का सूत्र है। सबसे पहले यदि आपसे पूछेगा इष्टुत्व संधि का सूत्र कौन सा है, तो आप लिखेंगे इस्तो इश्चुनाश्चु। इतनी बात समझ में आई? दीर्घ इकार है, इतनी बात समझ देख लीजिए। अभी रूप जो हमने बताया था उसमें जो एके 56 वाला ए लगा था वो तृतीया का एक वचन था। इस चुना में भी दीर्घ आकार है तो ये तृतीया का एक वचन है। रूप इसीलिए बताया गया था कि थोड़ा आपको समझ में आए। इस तो जो लिखा हुआ है ये पंचमी षष्ठी का जो है वो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन में से किसी का एक का होना चाहिए, है ना। इतना तो आप मोटा मोटा अर्थ निकाल ही लेंगे कि ये कहां का हो सकता है ना। और इश्चु ये एक वचनांत है, इतना समझ में आया। तो कहता है इस चुना के साथ, मतलब इस्तो का षष्ठी का है वो, इस्तो का इस चुना के साथ योग होने पर इश्चु हो जाएगा। इस्तो का मतलब ये षष्ठी का द्विवचन है, षष्ठी का द्विवचन। इस्तो मतलब सकार और तू, द्विवचन इसलिए है कि ये दो वर्ण है, द्विवचन का है ना, षष्ठी का द्विवचन। इस्तो कह रहा है इन दोनों का जो है, इन दोनों का इस चुना के साथ तृतीया का क्या होता है? कारक चिन्ह। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण ने से के साथ, है ना। तो इस चुना के साथ जब इस तो का जो है योग होगा तो क्या हो जाएगा? इश्चु हो जाएगा। इश्चु समझ रहे हैं? इश्चु मतलब इसका तालव्य सा और चू। हमने आपसे पहले ही एक चीज बता दिया था, जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। कु चू टू और तू और पू, इनको उदित वर्ग कहते हैं, उदित वर्ण, ठीक ना, उदित वर्ण कहते हैं। ये अपने अपने वर्गों का जो है व्याख्या करते हैं, अपने अपने वर्गों की बात करते हैं। कु यदि लिखा है कहीं पे तो का वर्ग हो गया, चू यदि लिखा है तो चा वर्ग हो गया, टू लिखा है तो टा वर्ग, और तू लिखा है तो ता वर्ग, पू लिखा है तो पा वर्ग। तो वही चीज यहां पर तू लिखा है, यहां पर चू लिखा है। तो इससे तो आप समझ गए कि ये तू से ता वर्ग की बात करता है और ये चू से चा वर्ग की बात कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई? सबको समझ में आ रही है? अब ठीक है सर, धन्यवाद जी। जानवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जहां पर दिक्कत हो आप बताइएगा। इतनी बात समझ में आई जो हम बताना चाह रहे हैं। इस्तो इश्चुनाश्चु, इस्तो का मतलब ये षष्ठी का दो वचन का है, तो षष्ठी का काकी के रारी रे होता है। तो इन दोनों का इस चुना के साथ, इस चुना का मतलब भी यही होगा, तालव्य शा और चा वर्ग। इस चुना के साथ मतलब तालव्य शा और चा वर्ग के साथ यदि योग होगा तो तालव्य शा और चा वर्ग हो जाएगा। कहते हैं ना, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक के भाव विचाए। जिसके साथ जैसी संगत करेंगे तो वैसा हो जाएंगे। यदि सकार ये दंत सा है और ता वर्ग का तालव्य सा और च वर्ग के साथ यदि योग होगा, उसकी संगत पकड़ेगा तो इसी के तरह हो जाएगा। ये बात केवल है, संगत का असर है यहां पर, ठीक ना। दंत सा का तालव्य के साथ यदि योग होगा, संधि होगी तो तालव्य सा हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छा व्यक्ति है। यदि अच्छे व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो बुरे हो जाएंगे। केवल इतनी बात समझानी थी। तो दंत सा का तालव्य के साथ योग होने पर तालव्य सा ही हो जाएगा, इश्चु हो जाएगा। यदि ता वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उसका यदि चा वर्ग के साथ योग होगा तो चा वर्ग का ही कोई वर्ण हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? और एक चीज समझ लीजिए, दंत सा का तालव्य के साथ होगा तो तालव्य सा तो हो जाएगा, लेकिन ता वर्ग का जिस नंबर का वर्ण होगा, यदि मान लीजिए दूसरे नंबर में क्या होता है, था होता है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर छा हो जाएगा। ऐसी बात आप समझ रहे हैं? ऐसा ही होगा, क्योंकि ये चा वर्ग का अपने पूरे वर्ग का वो भी निर्धारण करता है और ता अपने पूरे वर्ग का निर्धारण करता है। यदि ता वर्ग का कोई वर्ण होगा तो उधर चा वर्ग का कोई वर्ण हो जाएगा।
ये जान लीजिए। आदेश जो होगा वो चा वर्ग या तालब शा वर्ग का होगा, इतना जान लिए। अब आगे चलते हैं, परिभाषा समझाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आशा करते हैं कि इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। करण से के द्वारा या से के साथ होता है ना। सात के सह साकम समम सार्धम यदि कारक बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सह के योग में जो है तृतीया होती है, तो यहां पर इस चुना जो है साथ के लिए आया है ना। जैसे राम सीता के साथ जो है वन गए, तो रामा सीता के लिए फिर तृतीया लग जाएगी वहां पर, जिसके साथ जाएंगे साथ सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीया होती है, मतलब साथ के योग में तृतीया होगी, तो इस चुना के साथ हो जाएगा, यहां पर तृतीया लगी है। इतनी बात, अभी कारक जब आएगा तो और मजेदार बात समझ में आएगी। हर प्रकरण का हर जगह से जुड़ाव है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इस तो समझ में आ गया, ये षष्ठी का दो वचन है, तो ये दो वचनों का मतलब कि दो चीजों को इंगित करता है, दंत सा और तावर्ग की, ठीक ना। इसी तरह इस चुना कहता है कि यदि दंत शा का और तावर्ग के साथ मतलब योग, इस चुना के साथ योग होगा तो इस चू हो जाएगा। परिभाषा नोट कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जब दंत सा अथवा तावर्ग, तावर्ग में आप कोष्टक में लिख लीजिए ता, था, दा, धा और न, ठीक ना, ये तावर्ग हो गए। जब दंत सा अथवा तावर्ग का तालव्य शा अथवा चा वर्ग के साथ, चा वर्ग क्या हो जाएगा, चा, छा, जा, झा और इया के साथ योग होने पर या करने पर, कुछ भी आप नोट कर सकते हैं, होने पर दंत शा के स्थान पर तालव्य शा और तावर्ग के स्थान पर चा वर्ग आदेश हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। जब दंत सा अथवा तावर्ग ताथा दाध न का तालव्य सा अथवा चा वर्ग चाछा जाजा इया के साथ योग होने पर दंत सा के स्थान पर तालव्य सा हो जाएगा। इतना जान गए, दंत सा के स्थान पर तालव्य सा हो जाएगा और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग आदेश हो जाएगा, ठीक ना। ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग आदेश हो जाएगा। सभी लोग नोट कर लीजिए। जी सर, जिस स्थान पर होगा उसी स्थान पर आदेश होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल रागिनी पांडे जी, बहुत बढ़िया समझ रही हैं।
और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। जब दंत सा के स्थान पर तावर्ग, दंत सा अथवा तावर्ग आएगा, पूर्व पद में मतलब पूर्व पद जो होगा उसमें दंत सा आएगा या तो तावर्ग आएगा, और पर वाला उत्तर वाला जो पद होगा उसमें तालब सा आएगा या तो चावर्ग आएगा। तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, तालब सा, दंत सा के स्थान पर तालब सा और चावर्ग के स्थान पर, वो तावर्ग के स्थान पर चावर्ग हो जाएगा। ठीक ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी नियम आता है, ये जो चावर्ग और तालब सा ये पूर्व में भी होता है, लेकिन बदलता हमेशा दंत सा के स्थान पर और तावर्ग के स्थान पर ही है। ठीक ना। ये पूर्व और पर वर्ण में किसी भी तरह रहेगा, लेकिन बदलेगा दंत सा के स्थान पर वो तालब सा हो जाएगा और तावर्ग के स्थान पर चावर्ग हो जाएगा। इतनी बात समझानी थी। ठीक ना। ये किसी भी तरफ रहे, लेकिन दंत सा का तालब सा हो जाएगा और तावर्ग का जो भी रहेगा उसके स्थान पर चावर्ग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? दीपक कुमार जी कर लिया सर जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी वर्मा जी, सभी लोग बस नोट करते जाइए, आगे देखते हैं। हाँ, देख लीजिए, परिभाषा आपने सबने नोट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख लीजिए, कहता है दंतसा, दंतसा ये हो गया, और क्या कह रहा है, तावर्ग, तो ता, था, दा, धा और न के स्थान पर क्या हो जाएगा, आदेश जो होगा। लेकिन योग क्या होगा, योग जो होगा इसका तालव्य सा, तालव्य सा के स्थान, तालव्य सा अथवा चावर्ग। और यहां पर आदेश जो होगा वो क्या हो जाएगा, दंत सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा, इसके स्थान पर ये हो जाएगा, और ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, था के स्थान पर छा मिल हो जाएगा, और दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, धा के स्थान पर झा हो जाएगा, और ना के स्थान पर इया हो जाएगा। ये आदेश होगा। मतलब इसका जब ये स्थानीय पद हैं, स्थानीय के पद पर ही आदेश होता है, इन्हीं पर आदेश होगा। चाहे ये वर्ण इधर रहे चाहे उधर रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो योग होगा ये योग वर्ण है, इनका योग होने पर ये आदेश हो जाएगा। ठीक ना। योग जब इससे इनका दोनों का योग होगा, ये वर्ण, ये वाला पद चाहे इधर आ जाए चाहे ये वाला पद इधर चला जाए, दोनों में से किधर भी रहेगा, लेकिन इन्हीं के स्थान पर इनका आदेश होगा। इतनी बात समझानी थी। दंत सा के स्थान पर तालव्य सा होगा और ता वर्ग के स्थान पर चावर्ग होगा। जो भी तावर्ग में आते हैं और जो भी चावर्ग में आते हैं, ये एक दूसरे के स्थानीय हो जाएंगे, आदेशित हो जाएंगे। ठीक ना, समझ में आया? उदाहरण देख लीजिए। जैसे रामस्येते, रामसधन सेते। हमने आपको बताया कि पूर्व पद में या तो दंतसा रहेगा या तो तावर्ग रहेगा। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, सा तीन तरह के होते हैं। आपसे पहले भी इसके विषय में चर्चा कर लिया था कि दंत सा है और ये तालव्य सा है और ये मूर्धन्य सा है। ठीक ना। तो दंत सा के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है। तो यहां पर देख लीजिए, इसके स्थान पर ये क्या होना है। ठीक ना। आदेशित क्या होगा, दंत सा के स्थान पर पहले तालव्य सा आप नोट कर दीजिए, और फिर इधर क्या है, राम को जो है लिख दीजिए, है ना, ऐसा लिख दीजिए। और फिर क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद सेते कर दीजिए। ये आधा सा है, स्वर विहीन है, तब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे रामस्येते।
ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए कि इधर कोई स्वर नहीं है, नहीं तो ये पूरा ताला बेशा हो जाता। ये हलंत लगा हुआ है इसलिए ये आधा है, तो इसको आधा रख दिए यहां पर। इतना बात समझ में आई। और ये जो ताला बेशा है ये दंत सा के स्थान पर आदेशित हुआ है, आदेश हुआ है, ठीक ना। इतनी बात आपको समझनी थी, समझ में आ गया। परिभाषा आप देख लीजिएगा तो उदाहरण आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हरीश धन सेते, हरीश धन सेते, दंत सा के स्थान पर हमने पढ़ा कि ताला बेशा हो जाता है ना। और फिर इधर क्या है, हरीश कर दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर इधर सेते हो गया। इतनी बात समझ में आई। तब क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। हरीश सेते, ये आधा ताला बेशा है तो ये आधा ताला बेशा रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई, सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। और देख लीजिए सच्चित, सतधन चित, ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता, तो यहां ता वर्ग का ता है तो ता वर्ग का क्या हो जाएगा, यहां पर पहले से चा लिख दीजिए। और यहां पर क्या है, सा को इस तरह पूरा लिख दीजिए, ठीक ना। और फिर क्या हो जाएगा, ये हलंत के साथ रहेगा और यहां पर चित कर दीजिए। क्या बनेगा, रूप बनेगा सच्चित, ठीक है। कल और उदाहरणों के साथ हम इसकी बात करेंगे, अभी थोड़ा सा कम इसकी चर्चा हो पाई। कल के टॉपिक में हम थोड़ा सा इसको फिर देख लेंगे और फिर इसके बाद इष्टु नाष्टु को देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल की कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।